Hello, hello everyone, and today this is the middle session, and in this session we will discuss some sectors, some different sectors uh, in the markets. And this is not a regular learn trading video series. Here I'm not going to teach, another part of some trading pattern or some trade technical analysis things, but yeah, we do technical analysis on some particular sectors. So today we are going to discuss some specific points about some sector specific, not I would say stock specific, yeah, but हम कुछ stocks भी discuss करेंगे depending upon the you know based on the sectors, so that we will have a deeper look. पहले एक ब्रॉडर व्यू का एनालिसिस करेंगे कि हम सेक्टर को देखेंगे कि पूरा का पूरा सेक्टर कैसे कर रहा है परफॉर्म चार्ट वाइज, एंड उसके बाद हम उसके उसमें देखेंगे कि उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में क्या पोजीशंस है। तो सबसे पहले मैं मेटल सेक्टर से स्टार्ट करता हूँ। जैसे यस्टरडे टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक शेयर किया था, एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हाँ, सेल का चार्ट, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का चार्ट मैंने दिखाया था, जिसमें मेंशन करा था वो असेंडिंग ट्रायंगल बुलिश पैटर्न है। The people who are new here can check the Telegram channel. The link is mentioned in the description. तो जाइए उसे देखिएगा। तो वो क्या है, स्टील स्टील की कंपनी है सेल। इसी तरह से टाटा स्टील भी है, जेएसडब्ल्यू स्टील भी है, जिंदल स्टील भी है, नैल्को भी है, नेशनल एल्यूमिनियम, हिमालयन एल्यूमिनियम भी है, हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम भी है, और हिंदुस्तान कूपर भी है, हिंदुस्तान जिंक भी है। काफ़ी सारी मेटल कंपनीज हैं। तो इससे पहले, हाँ, एनालिसिस से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मैं सडनली एनालिसिस कर क्यों रहा हूँ, दो चीज़ें हैं। जिन लोगों को लग रहा हो कि उन्हें बस कुछ स्टॉक्स देखने थे, जल्दी से कुछ पता चल जाए, मैं कल खरीद लूँ, तो वो बातें बाद में वो स्किप कर देना, बट काम की बात सुन लीजिए। देखिए, सीधी सी बात, मेटल स्टॉक्स या मेटल सेक्टर की स्टडी मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई स्टडी यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं जिसमें जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें कुछ परफॉर्मेंस में आगे कुछ चेंज आने की प्रोबेबिलिटी है, कुछ मेजर चेंज, या तो बहुत ऊपर जाने की या थोड़ा नीचे जाने की, कुछ इस तरह की प्रोबेबिलिटी। वरना एक जनरल होता है स्टॉक डिस्कस करना, जैसे कि हाँ, हम कोई स्टॉक कब डिस्कस करता हूँ, मैं आपसे कब शेयर करता हूँ जब मुझे लगता है इसमें कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी अच्छी सी है, या तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है या बहुत अच्छा नेगेटिव परफॉर्म कर सकता है। जैसे नायका शेयर किया आपसे, आनंद राठी शेयर किया, एंड निफ्टी के तो लेवल शेयर करता ही रहता हूँ, काफ़ी सारे स्टॉक्स वगैरह भी कर रही हैं। फाइव इंडस्ट्रीज का सेपरेट वीडियो भी बनाया था मैंने, और भी हैं, काफ़ी सारे शेयर किए हैं। तो अभी क्या है कि अभी पूरे के पूरे मेटल सेक्टर की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने ध्यान दिया कि मैं मेटल सेक्टर पूरा क्यों लेकर चल रहा हूँ आज, या मैं एफएमसीजी भी देखेंगे, चलिए पीएसयू बैंक्स, पीएसयू में स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स भी देखेंगे। तो ऐसा क्यों, रीज़न ये है कि जब सेक्टर पूरा का पूरा परफॉर्म करता है ना, या जब ओवरऑल सेक्टोरल इंडाइसिस में अगर कुछ पॉसिबिलिटी हमें दिखती है चार्ट में कि ये पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा जा रहा है। कैसे अच्छा जा रहा है, सारे जैसे मेटल सेक्टर की बात करें, अगर मेटल सेक्टर की बात में एग्जाम्पल, सारे मेटल्स के प्राइस बढ़ने लगे हैं, लाइक टाटा स्टील वगैरह, सारे स्टॉक्स के सेल वगैरह सबके, तो क्या होगा, ये स्टॉक्स अच्छे जा रहे हैं। बट अगर केवल एक ही बढ़े, जैसे सपोज टाटा स्टील ही बढ़ जाए, तो क्या होगा, वो एक स्टॉक अच्छा गया न्यूज़ की वजह से, या कुछ कुछ ऐसा कुछ आया होगा इन्फॉर्मेशन कि हाँ उस कंपनी को कोई फ़ायदा होने वाला है, बेनिफिट, तो वो इस वजह से, या प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा हो गया, बहुत एक्सेप्शनल या समथिंग लाइक दैट, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोग्राम आ गया, कोई अच्छी स्कीम आ गई, तो स्टील कंपनीज के लिए तो पूरा का पूरा सेक्टर एक आध दिन के लिए मूव कर जाता है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे अब सेक्टर में जो चेंज आ रहा है वो कुछ टाइम तक, आने वाले कुछ हफ्तों तक कुछ अच्छी पॉसिबिलिटी लगती है कि हो सकता है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। अभी क्या है ना, अभी आपने जो लोग रेगुलर लोग हैं, आप लोग देख रहे होंगे इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है।
एंड इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ एक चीज़ एक है, डॉलर इंडेक्स होता है जो यूएस डॉलर का इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स यूएसडी आईएनआर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आईएनआर तो डिप्रिशिएट हो ही रहा है हमारा, बट डॉलर इंडेक्स जो है, डॉलर इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा राइज कर गया है, 113 समथिंग पे पहुंच गया है। मैं सर्च करता हूँ अगर मुझे मिलता है तो अगर, हाँ यूएस डॉलर इंडेक्स, जब यूएस यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है दैट मीन्स यूएस का डॉलर अदर कम करेंसीज के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ चुका है। ये आप एक मंथ का चार्ट है, ठीक है। 2020 में जब कोरोना क्रैश हुआ था, तो जब कोविड में क्रैश हुआ था तो मार्केट्स में सब मंदी आई थी, ठीक है। तो मंदी आई थी तो सारे मार्केट्स में प्रॉब्लम आई थी, यूएस के स्टॉक मार्केट में भी प्रॉब्लम आई थी, बट डॉलर इंडेक्स बढ़ा। क्यों? क्योंकि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है। आपने कभी भी सुना होगा किसी भी कंट्री में कि कोई भी चीज़ या कोई भी, जब हम इंटरनेशनल किसी भी कमोडिटी या किसी भी चीज़ का प्राइस देखते हैं तो डॉलर में देखने को मिलता है हमें। जैसे सपोज कोई भी ऐसी चीज़ है, हम कह सकते हैं लाइक दुबई में भी जाएँ, किसी भी चीज़ का प्राइस है वो वहाँ हम भले दिरहम में उनको पे करेंगे, बट अगर हम इंडिया में अपनी कंट्री में बैठे हैं, सब लोग अपनी अपनी कंट्री में बैठे हैं, तो किसी भी चीज़ का प्राइस अगर हम चेक करते हैं तो डॉलर्स में ही टर्म्स यूज़ करे जाते हैं, जैसे इसकी वैल्यूशन है इतना मिलियन डॉलर, इतना बिलियन डॉलर या समथिंग लाइक दैट। वो फिर बाद में उसकी कंट्री में जाके जब उनकी लोकल करेंसी से हम जब एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पर वो डिफरेंट हो जाता है नाम। तो डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, पहली चीज़। अमेरिका एज ए सुपर पावर, दूसरी चीज़। जब डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ ले रहा है इतना ज़्यादा, कोविड के टाइम पर राइज हुआ था पर उसके बाद अब राइज हुआ है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस स्विंग हाई का इसने ब्रेकआउट दे दिया। मैं ज़्यादा टेक्निकल्स में आज नहीं घुसूंगा। अब क्या दिक्कत है, अब इसने करेक्ट होना स्टार्ट करा है। करेक्ट कैसे होना स्टार्ट करा है, ये गया था डॉलर इंडेक्स 114.9, 115 पे, अभी आ गया 110 पे, तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत जो है क्रैश हो गया। अगर मैं डेली चार्ट आपको दिखाऊं तो ये जो फॉल देख रहे हो आप लोग, ये जो रेड कैंडल है ना, ये बहुत बड़ी रेड कैंडल है एक दिन के हिसाब से। इसकी डेट है 4 नवंबर यानी कल। तो ये बहुत बड़ा फॉल था, फॉल और भी ज़्यादा है, बट पिछले कई टाइम में इससे बड़ी रेड कैंडल नहीं बनी है। 2022 में सबसे बड़ी रेड कैंडल ये है। 2021 में भी सबसे बड़ी रेड कैंडल, एक सिंगल डे की बता रहा हूँ, वो ये है। 2020 में हो सकती है, 20 में भी राइजिंग ग्रीन कैंडल ज़्यादा बड़े थे, बाकी कैंडल्स इतने बड़े नहीं हैं। हाँ, 2020 में एक ये है, वो जब सडनली पीक हुआ, राइज हुआ था, तो जब तेजी से ऊपर जाता है तो तेजी से नीचे भी आता है, ये है। उसके बाद जो मेजर फॉल हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कल हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब डॉलर इंडेक्स गिरता है, हमेशा याद रखिए, ये बहुत बड़ी नॉलेज की बात बता रहा हूँ, तो जो लोग अभी तक वीडियो सुन रहे हैं उनका बेनिफिट होगा। डॉलर इंडेक्स हैज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन विद कमोडिटीज। कमोडिटीज यानी मेटल्स, हार्ड कमोडिटीज, लोहा एंड कॉपर, आपका आई मीन स्टील, कॉपर एंड दिस गोल्ड, सिल्वर एंड जिंक एंड एल्यूमिनियम, इस तरह से। तो जब डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो क्या होगा, कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा या कमोडिटी स्टॉक्स का प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो कमोडिटीज़ का प्राइस या कमोडिटी स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा, पहला रीज़न। अब ऐसा हुआ क्यों, डॉलर इंडेक्स गिरा क्यों? कोई ना कोई टेक्निकल वीकनेस रही होगी। बाकी डॉलर इंडेक्स गिरने की और भी चीज़ें होती हैं। डॉलर इंडेक्स तब भी गिरता है जब अनएम्प्लॉयमेंट डेटा ज़्यादा आता है, जैसे कितने जॉब्स क्रिएट हुए, हर महीने एक डेटा करती है कंपनी, कलेक्ट करती है। तो अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा आया, लाइक मोर देन 7% आया। पहले मोर देन 6% ही था पिछले क्वार्टर में, पिछले मंथ कह लो। तो अब क्या है कि ये सब सेंटिमेंटल इफेक्ट क्रिएट करते हैं मार्केट पे। अब जब एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा ज़्यादा आता है, यानी कम एम्प्लॉयमेंट हुआ इस महीने, या इस महीने अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गया पहले के कंपैरिजन में, तो
वहाँ क्या होगा उस कंट्री में, वो एक तरीके से जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट डेटा बढ़ता जाता है ना, वो रिसेशन की तरफ बढ़ता है। और रिसेशन कहते हैं मंदी को, यानी इकोनॉमी ठप होना। तो ऐसे टाइम में ये डॉलर इंडेक्स वगैरह परफॉर्म नहीं करेगा, एंड फिर वो जो इंटरेस्ट रेट है उनको गिराने की बात होती है। हालांकि इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ाए गए हैं, बट ऐसा टाइम पे जब अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आता है तो क्या होता है कि जो फेड है, जो इंटरेस्ट रेट को गवर्न करता है, उसको मैनेज करता है कि कब ज़्यादा रखना है कब कम रखना है, वो उस पर ध्यान देगा कि हाँ रिसेशन ना आ जाए, इसलिए हम इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है। बाकी इंटरेस्ट रेट का फंडा क्या होता है, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था कि उसके बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ता है, नया बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो लोग नए हैं वो जा करके फर्स्ट एवर वीडियो जा करके देख लें। कैंडल स्टिक का नहीं, बट वो वाला सेकंड पार्ट ऑफ कैंडल स्टिक, जिससे मैंने कुछ टेक्निकल एग्जांपल दिए निफ्टी की चार्ट पर, यानी पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1। तो अब सारी बातों को छोड़ के हम अपने सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि अब निफ्टी, मतलब निफ्टी मेटल्स में मुझे क्या नज़र आ रहा है। निफ्टी मेटल्स, तो पहले हम इन सेक्टर का, और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा, किसी भी स्टॉक में घुसने से पहले आप सबसे पहले क्या करा करो, उसका सेक्टर का एनालिसिस ज़रूर करा करो। तो उससे क्या होगा कि आपका ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी सही जाने की, और गलत जाने की प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। जैसे आपने सोचा कि किसी स्टॉक में कोई मूवमेंट आया, तो वो स्टॉक आपने सोचा कि अगले दिन हाँ मुझे तो लग रहा है चार्ट पे थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है, मैं ऐसे पॉजिटिव व्यू ले लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ। बट है क्या, इंडेक्स में उसका पूरा का पूरा जो इंडेक्स है वो गिरने के लिए रेडी है, उसमें नेगेटिव प्राइस एक्शन है। बट उस पर्टिकुलर एक स्टॉक में क्या हुआ, न्यूज़ की वजह से कुछ आ गया और आपने देखा नहीं, आपने बाय कर लिया, तो अगले दिन उसमें ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब ये जो है, ये एक बहुत अच्छी सी चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है निफ्टी मेटल, ठीक है, CNX मेटल, यानी सारे मेटल स्टॉक्स को कंबाइन करके ये एक इंडेक्स बनाया गया है। ये डेली चार्ट है, कल देखो कितनी बड़ी रैली आई है। तो मेटल का डॉलर इंडेक्स से नेगेटिव कोरिलेशन रहता है, यानी एक ऊपर तो दूसरा नीचे, दूसरा ऊपर तो ये वाला पहला वाला नीचे। तो कल देख रहे हो कितनी बड़ी कैंडल आई, अच्छी खासी कैंडल है। दूसरी चीज़, इस वाले स्विंग हाई के पास है, तो नियरली एक रेजिस्टेंस के पास है। तीसरी चीज़ ये जो है, ये भी एक स्विंग हाई है, ये है 4/11/2022, यानी 11 अप्रैल 2022 का ही। अप्रैल के स्विंग हाई के पास थोड़ा ही रह गया है। बट मुझे, आप लोग नए हो तो पूरा का पूरा सेक्टर आपको ढंग से दिखाना पड़ेगा, तो मैं मंथली चार्ट पर चलता हूँ कि शुरू से लेकर अब तक पूरे सेक्टर को समझते हैं, that how like it has performed in the past। अपनी बेसिक एनालिसिस पे चलते हैं, सबसे पुराना तरीका, एक ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये सबसे पहले आई थिंक 1 जुलाई 2011 में मेटल इंडेक्स बना होगा। तो ये जो स्विंग है, ये यहाँ पर अगर मैं पॉइंट रख दूँ, क्लिक कर दूँ, फिर मैं देखूँ यहाँ, यहाँ, तो ये सब एक रेजिस्टेंस था। अब इस ट्रेंड लाइन की तो यहाँ आ गई और यहाँ ब्रेकआउट भी दे दिया। अब ये तो काम रहा नहीं मेरे, तो मैं आगे भी चलता हूँ थोड़ा, इस वाले स्विंग हाई पे देखूँ या इसको स्ट्रेट रखूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मुझे क्या मिलेगा कि यहाँ पर अटैम्प्ट होते होते रह गया। फिर मैं यहाँ एक्सटेंड करूँ तो क्या देखूँगा, यहाँ अटैम्प्ट हुआ बट ऊपर निकल गया और वो ब्रेकआउट के बदले फेक आउट जैसा प्रूफ हो गया, और उसके बाद फिर वो नीचे आ गया। थर्ड अटैम्प्ट में इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो थर्ड अटैम्प्ट में यहाँ पे भी देखो, अगर स्ट्रेट ट्रेंड लाइन को रखता हूँ मैं, तो मुझे दिख क्या रहा है कि ये जो है, ये क्लियर ब्रेकआउट नहीं है और ये भी क्लियर ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये काम तो रेजिस्टेंस का कर ही रही है, बट ये फेक आउट ज़्यादा दे रही है। पहला फेक आउट यहाँ, दूसरा फेक आउट यहाँ। मैं इस ब्रेकआउट को बिलीव कब करूँगा, जब ये कैंडल बन जाएगी। तो क्यों ना मैं इस ट्रेंड लाइन को इन मेजर स्विंग हाई से मिला लूँ, ये स्विंग हाई और एक सबसे बड़ा स्विंग हाई अब तक ये है, इसके बाद ही कोई दूसरा आएगा। इस वाले पे तो हम बाद में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, बट इस पे पहुंचते हैं ना। और जब मैं इस पर ड्रॉ करूँ और इसे एक्सटेंड करूँ, तो मुझे कुछ मिला मैजिकल, कह सकता हूँ मैं इसे मैजिकल, हाँ कह तो सकते हैं। थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं ताकि एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैच हो जाए। काफ़ी बढ़िया है ये। तो ऐसा कह सकता हूँ कि 2012 का स्विंग हाई, 11 का स्विंग हाई, फिर 2018 का स्विंग हाई, उसका ब्रेकआउट हुआ 2021
21 में, और उसके बाद इस दोनों स्विंग हाई का ब्रेकआउट जो था इस ट्रेंड लाइन ने दिया था और उस ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अब रिटेस्ट करने के साथ सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आने के बाद एक ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना दी इसने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो कैंडल बनी और जो जो सेलिंग आई वो कम वॉल्यूम में आई, जो बाइंग आई वो ज़्यादा वॉल्यूम की है। ठीक है, तो ये भी आ गई। उसके बाद अब मुझे क्या आपको दिखाना है, हाँ कुछ और भी दिखाना है। एक अच्छी सी चीज़, थोड़ा सा हैव सम पेशेंस। एक ये एनालिसिस मैंने कर रखी है। ये स्विंग लो, एक ये वाला स्विंग लो है, इसका लोएस्ट पॉइंट क्या है मेरे पास, इसका लो है 1598.70। तो 1598 पॉइंट, इसके बाद पहला सपोर्ट इसका कहाँ गया, इसका ये रहा, इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का पहला स्विंग आई, ये दूसरा एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर रहा हूँ ये। अब कहने को मैं ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, अगर मैं ये ड्रॉ करता हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार इसे तो यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं आया, यहीं पे आके रह गया, तो यानी यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा सपोर्ट हो गया। अब मैं इसे कैसे आइडेंटिफाई करूँ? बट कितना ज़्यादा आप ट्रेन कर रखा है अपनी आइज़ को, ये डिपेंड करता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। पहला स्विंग आई है, दूसरा स्विंग आई है। अब यहाँ पे मैं इसको क्यों वैल्यू दे रहा हूँ, उसका रीज़न है, यहाँ पे स्विंग हाई लिया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट आया था 1500 1600 समथिंग पे, उसके बाद मार्केट यहाँ से बाउंस लेके कहाँ तक गया, 1900 तक, यानी 1500 से 1900, मतलब 30% से भी ज़्यादा का, 33% का अच्छा खासा आपको 30 to 33% का रिट्रेसमेंट दे दिया। बहुत मायने रखता है। उसके बाद 9/9/2015 यानी 1 सितंबर 2015 से 1 फरवरी 2016 तक, मैं कह सकता हूँ 6 महीने तक प्राइस यहीं अटका रहा। उसके बाद नीचे गया, बट इस लाइन के नीचे क्लोज हुआ नहीं हुआ, तो मैं इसे सीधी तरह से एक्सटेंड कर दूंगा। अब बताओ, प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ आया, यहाँ पे नीचे गया, वापस आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे नीचे क्या क्लोज नहीं हुआ, और इसने क्या बना दिया, इसने बनाया थोड़े अच्छे खासे वॉल्यूम से, यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी हैमर में, सपोर्ट पे बुलिश मंथली हैमर बनाया। एक चीज़ और है यहाँ पे जो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, वो आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा, बहुत ही तगड़ी। कुछ लोग गैस कर लिए होंगे तो कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है। ठीक है, कुछ लोगों ने अगर गैस किया हो तो ज़रूर बताना यहाँ पर क्या बन रहा है। लाइन को थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं, जिन लोगों को आइडिया हो कि यहाँ पे क्या बनने की चांसेस हैं, जो लोग पहले से मतलब सोचकर आंसर देना जानते हैं, वो एक बार देना ज़रूर, मैं भी तो देखूंगा ही, वीडियो देखने वाले लोग कितने कम अक्लमंद हैं, कितने काबिल हैं। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ एकदम किनारे से क्लोज करा और तुरंत भाग गया, और ऐसा भागा सपोर्ट को टेस्ट करके कि सीधे इसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अभी रिटेस्ट की प्रोसेस चल रही है। अब ये तो हो गया पुराना स्टडी निफ्टी मेटल का, अभी वर्तमान काल में क्या चल रहा है। तो इस स्विंग हाई को अभी रिटेस्ट कर रहा था जून में, जब मार्केट खूब गिरा था, जो अकलमंद थे उन्होंने यहाँ पे ले लिया, ये हैमर जैसा भी बनाया, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, कंटिन्यूसली सारी ग्रीन कैंडल ही बनी है। तो यहाँ किसी ने लिया और यहाँ तक अगर रखा तो मानना तो पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से भी गिरने का एक रीज़न था, मुझे तो यहाँ पे डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग पैटर्न जैसा नज़र आ रहा है, मुझे तो यहाँ पे डिसेंडिंग ब्रॉड असेंडिंग ब्रॉडनिंग जैसा पैटर्न नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी में दिखाया था, जिसने भी वीडियो नहीं देखी है अभी जाओ, ये छोड़ो, पहले वो वीडियो देखो कि असेंडिंग ब्रॉडनिंग पैटर्न कैसे वर्क करता है। वो गिरेगा तो गिरेगा, और कहाँ तक गिरेगा, सपोर्ट तक। सपोर्ट कहाँ पे है, पहला सपोर्ट सबसे अच्छा सपोर्ट था,
ये अगर यहाँ तक आया, या इसको यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर लूँ तो हो सकता है यहाँ तक आता, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉलो करना है ना कि प्राइस रिवर्सल कहाँ से ले रहा है। प्राइस यहाँ तक आया। अब एक बहुत अच्छी चीज़, डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट पे आकर के जन्नत दिखाई जाए आप लोगों को। डेली चार्ट पर आ जाओ, और डेली चार्ट पर ये जो ऑल टाइम हाई है इंडेक्स का, यहाँ से एक क्लिक करता हूँ यहाँ तक, फिर इसको एक्सटेंड अगर मैं कर देता हूँ, ठीक है। मुझे तो इसलिए आसानी हो रही है बिकॉज मैं ये सब एनालिसिस खुद से कर चुका, तभी मुझे ज़रूर अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आप लोगों को कुछ किसी का भला हो जाए, तो शायद कोई लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दे, थोड़ा सा प्यार दिखा दे चैनल के लिए। बाकी भाई आपकी मर्जी। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये और ये एक तरह से रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिरा फिर यहाँ आया, ये भी एक रेजिस्टेंस साबित होगा। बट अगर मैं टेडी ट्रेंड लाइन देखूँ तो बहुत अच्छा मेरे को ब्रेकआउट मिल चुका है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिल चुका है, वॉल्यूम के साथ बड़ी ग्रीन कैंडल है। अब जब तक ये ट्रेंड लाइन जिंदा है और ये कैंडल का लो जब तक उसके नीचे इन मेटल इंडेक्स क्लोज नहीं हो रहा, तब तक मेरा क्या मेटल सेक्टर जिंदा है। मेटल मेटल सेक्टर मुर्दाबाद तभी होगा जब मेटल सेक्टर का ये निफ्टी मेटल का इंडेक्स है, ये इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो जाएगा पूरे डे टाइम फ्रेम में ही, 5 मिनट में नहीं, पूरे दिन। तो तब तक हमारा निफ्टी मतलब निफ्टी मेटल जिंदा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ नमूने, आई I मीन कुछ स्टॉक्स। तो SAIL अगर मिल जाए तो बढ़िया है। और अब सेल में मुझे क्या नज़र आया मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने असेंडिंग ट्रायंगल का वीडियो अभी कल परसों ही बनाया है, जिसने नहीं देखा लिटरली बोला हूँ बहुत बड़ा पाप कर दिया उसने। बिकॉज अब ये सपोर्ट था, सपोर्ट बना रेजिस्टेंस, देखा ना, नायक बना खलनायक। नायक मतलब जो अच्छा काम करता है, खलनायक जो बुरे काम करता है। तो नायक जो था वो था सपोर्ट, जब टूट गया तो नायक को खलनायक बना दिया, वो रेजिस्टेंस बन गया। मतलब प्राइस को पहले तो सपोर्ट दे रहा था, अब रेजिस्टेंस दे रहा है कि नहीं तुझे ऊपर नहीं आने दूंगा। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस देने की कोशिश करी, फिर एक यानी पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा तीसरा फिर चौथा अटेम्प्ट हुआ है। इसके ऊपर अगर सेल निकला तो मैं इसके ऊपर के बदले मैं क्या करूँगा, इस छोटी सी पॉइंट को भी मान ही लूँगा। 84.99 है ना, इसे एक काम करते हैं, इसे 85 ही मान लेंगे। क्यों? क्योंकि एक दो रुपये में कभी कभी ट्रैपिंग हो जाती है, और वैसे भी आप लोग पुराना जहाँ से आए हैं वहाँ आपने सुना होगा 2-4 रुपये का कोई वैल्यू नहीं होता है। वैल्यू तो बहुत होता है, बट एक्चुअल में क्या है कि हमें ट्रांजेक्शन देखना पड़ता है कि ऊपर ऐसा है ना, वहाँ आप लोगों को ये दिखाया जाता है, ये देखिए ये ऊपर निकला, ये फटा, ये धमाका लेवल, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस ऊपर गया, उसके पीछे टेक्निकल नहीं है, सिर्फ टेक्निकल नहीं है। टेक्निकल तो आपको स्ट्रक्चर बता रहा है, टेक्निकल आप लोगों को देखना ही नहीं आता अब तक। आप टेक्निकल में देखते ये ऊपर निकला, अब मेरे पास मैसेज आया था एक का, मैं नाम नहीं लूंगा, कि सर ये 5 मिनट में ऊपर गया था फिर नहीं आया स्मॉल टाइम फ्रेम में। तो भैया ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अभी तक इसके लिए रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब ये है, जैसे प्रिसीजन वायर था, उसने ऊपर गैप अप दिया, ओपन लो दिया, फिर उसके बाद ऊपर ही चलना स्टार्ट करा, तो मैं वहां से ले सकता था अपनी पोजीशन, बट मैं स्विंग के हिसाब से लूंगा और इतनी पोजीशन लूंगा कि मैं लॉस उठा सकूं। अगर मेरी कैपेसिटी 100 रुपये का लॉस उठाने की है तो मैं उतना ही पैसा डालूंगा कि अगर उसमें मेरा स्टॉप लॉस लगे तो 90 या 105 रुपये या 110 रुपये तक ही मेरा लॉस हो। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए मैनेजेबल है, सिंपल सी बात है। और करेज तो दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे बुलिश क्यों हूँ, मैं यहाँ पे बेयरिश क्यों नहीं हूँ? क्यों? क्योंकि जो सेक्टर है सेल का, जो इंडेक्स है निफ्टी मेटल, उसने ब्रेकआउट दे दिया। सेल ने थोड़ा सा आनाकानी कर रहा है ब्रेकआउट देने में। दूसरी चीज़, मैं सेल पे फिर भी पॉजिटिव व्यू क्यों दे रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है।
असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आप लोगों को क्या बताया गया कि ट्रायंगल ऐसा बनता है जिसमें रेजिस्टेंस सारे कांस्टेंट होते हैं, एक दो तीन, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन अप्लाई करेंगे और लो जो है वो हायर लो बनेंगे, ये लो फिर ये हायर लो फिर ये हायर लो हायर लो हायर लो, यानी सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होगा। एक टाइम ऐसा आएगा सपोर्ट ऊपर ही चला जाएगा, रेजिस्टेंस यहीं कहीं रह जाएगा, फिर उसके ऊपर निकल जाएगा सपोर्ट, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा सपोर्ट, यानी खलनायक वापस नायक बन जाएगा। तो दिस इज द फिलोसफी। आप लोगों को मुझे लगता है वीडियो देखते वक्त बोरियत तो नहीं होती है? होती भी होगी तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं यहाँ से। तो ट्रेंड लाइन ना केवल लगने के ऊपर होता है कि मुझे लग कैसी रही है। बहुत सही ट्रेंड लाइन है ये भी। मैं तो कह रहा हूँ जब इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया ना, एक बार चांस ले लेना। टारगेट यहाँ तक का मिल जाए। वैसे तो टारगेट मेरे हिसाब से 9500 मैंने आपको दे दिया है। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हॉकिश हो जाएगा। दैट इज वाई मैं इसे अवॉइड कर रहा हूँ। बट ये अच्छा है, इसके ऊपर या स्टैंड लाइन के ऊपर निकला तो आप भागते हुए ले जाओगे इसे। स्टॉप लॉस क्या रखना है, इस कैंडल के लो के नीचे डेली क्लोज हो जाए स्टॉप लॉस ले लेना। तो हो सकता है क्लोज है कि दोबारा ऊपर जाए, तो जब दोबारा ऊपर जाएगा फिर पोजीशन ले लेंगे। स्टॉप लॉस रखो ना 100 रुपये का, क्या दिक्कत है? आगे 400 500 रुपये का टारगेट रखो, एक बार स्टॉप लॉस ले भी लिया तो कुछ सीखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये एक चैनल भी था वैसे, बट इस चैनल में कुछ खास रहा नहीं। यूके सेल का चार्ट जो मैंने डिस्कस करा था, अब आते हैं टाटा स्टील पर। ओह माय गॉड। तो टाटा स्टील की कहानी कुछ ऐसी है कि ट्रायंगल तो ये साहब भी बना रहे हैं, और इन्होंने तो मैंने सुना है अपने ट्रायंगल से ब्रेकआउट भी दे दिया, लगभग लगभग किनारे से दिया है बट दिया है। टाटा स्टील में ट्रायंगल भी बन गया। टाटा स्टील का मंथली चार्ट भी दिखा देते हैं आप लोगों को, कुछ अच्छी बातें पता चल जाएंगी। ये टाटा स्टील ने किसी ज़माने में हाई बनाया था। अभी जो ज़माना था यहाँ पे हाई बनाने के बाद ये एस देख रहे हैं, एस का मतलब होता है स्प्लिट, इसे तोड़ दिया गया। प्राइस को नहीं तोड़ा गया, मतलब स्टॉक की वैल्यू को तोड़ दिया गया। अब ये देखिए, ये यहाँ पर टेस्ट करने नहीं आया, तो क्या हम लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, नहीं आया साहब नहीं आया। चलो इसको स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी तो सपोर्ट का काम करेगी। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट काम करेगा, अगर फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का काम नहीं करेगा तो इसने तो अपना काम कर दिया, और इतना अच्छा करा कि कुछ पूछो मत। इतना अच्छा करा कि कुछ पूछो मत। चलो, ये दो, ये ना ये स्विंग, ये वी और ये वी, ये मैच कर रहे हैं सेम लेवल पे, ये हाई है। तो इन दोनों वीज को अगर मैं खींच के एक ट्रेंड लाइन छोटी सी बना दूं यहाँ पर, और फिर इसको वापस से कैंडल से चार्ट बनाऊं, तो ये देखो डॉट टू डॉट मिल गए। इसे कहते हैं पिन पॉइंट कैच करना, इसे कहते हैं एडवांस। यहाँ तक इसको ऐसे रख दो। नहीं बने, सॉरी, इसको हटा ही दो। फिलहाल इस ट्रेंड लाइन को देखो, इसके नीचे प्राइस क्लोज नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। और अगर ज़्यादा कारस्तानी दिखानी है तो इसको पकड़ लेते हैं, इसको ऐसे करके बना देते हैं, यहाँ पे भी प्राइस टेस्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सबसे सिंपल है ना, प्राइस खुद को कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं चाह रहा, प्राइस कह रहा है मैं सिंपल हूँ, सबसे हाई को जहाँ तोड़ा उसी को एग्री टेस्ट कर लिया, खत्म बात। अब जब तक इसके नीचे नहीं क्लोज हो रहा मैं तो मेटल सब ही रहूँगा। हाँ, जब इसके नीचे कैंडल मंथली क्लोज हो गई तो फिर सीरियस ऑफेंस हो जाएगा। वीकली में भी देख लिया। अच्छा, वीकली में बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ।
ये थी बेरिश कैंडल और ये था बुलिश हरामी क्रॉस, क्योंकि दो चीज ऐसा बना, इसका ब्रेकआउट आ गया जून से। अब यहाँ पे रिटेस्टिंग भी हो गई, नीचे तक भी आ गया थोड़ा थोड़ा, डार्क क्लाउड कवर बना, उसके बाद सेलिंग आती गई। दूसरी चीज, इसका निपिट लो भी टूट गया, यहाँ पर आया रिटेस्ट किया, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया ना, तो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ और नीचे आ गया। अब यहाँ पे फिर एक बुलिश हरामी कैंडल बनी है, ये ये बुलिश हरामी है, क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर बनी है, उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट करा और यहाँ ब्रेकआउट दिया है। और इस जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये ठीक कैंडल लग रही है मेरे को। और उसमें से भी ये वाली कैंडल देखो, डे कैंडल, इसने अच्छा सा ब्रेकआउट दे दिया। इसको अगर मैं यहाँ पे मिला दूँ तो दे दिया। तो टाटा स्टील और सेल पे मैं बुलिश हूँ। हिंडाल्को का चार्ट भी देख लेते हैं, कुछ फैंस हैं उसके भी, मैंने सुना है। अभी तो पीएसयू बैंक की भी एनालिसिस करनी है, वो उसकी जल्दी हो जाएगी, उसके लिए दिमाग नहीं भरना पड़ेगा। ये सिल्वर बेसिक कहानी आपको इसलिए समझाई थी ताकि आप थोड़ा बहुत देख पाओ। ये इसने तो बर्बादी कर रखी है 86 लोगों की। 676 रुपये का सामान 300 रुपये में बिक गया। कोई नहीं भैया, टाइम होता है सबका। ये बड़ी लाइन लगा के देखते हैं स्विंग हाई से, इसमें ब्रेकआउट तो बहुत सही दिया भाई। ये और ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, मैंने नहीं क्यों मार्क करा, यहाँ पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ले लेता तो मैच तो कुछ ना कुछ कर ही जाता, पर यहाँ कोई पॉइंट भी नहीं, शैडो भी नहीं, चलो ले भी ली, तो फिर मैं क्या बताता, नीचे का ही फेवरेट अकाउंट है, मैं देखूंगा एकदम यहाँ पे। यहाँ पे लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये स्विंग हाई बन के प्राइस लौटा नहीं है, यहाँ से प्राइस लौट गया, तो ये स्विंग हाई है। तो स्विंग हाई के ऊपर रख दी, पहली बार आई, यहाँ पे गिर गई, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, क्योंकि दो बार तो नेचुरल था। फिर जब यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और ये एक रेजिस्टेंस है, ये पूरी रेजिस्टेंस वैल्यू है, तो मैं तो इसको पूरा रेजिस्टेंस ही मानने वाला हूँ। यहाँ ब्रेकआउट दिया गैप के साथ, सबसे अच्छा। उसके बाद गैप को रिटेस्ट करा, गैप फिल करने के बाद यहाँ से ऊपर चलता चला गया, बुलिश हरामी बना और ये निकल गया ऊपर। अब ट्रैप भी दिखाया था सर, ये जो रेड कैंडल बनी थी, यहाँ ग्रीन के बाद ये जो रेड बनी एकदम नीचे और क्लोज भी लो हुई, ये ट्रैप था, ताकि वीक हैंड निकल जाए। तो मुझे लगता है हिंडाल्को को भी ऊपर जाना चाहिए। व्हाट आई फील इज हिंडाल्को शुड गो अप। हाँ मतलब पैटर्न इतना बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर तो नहीं है, बट वन शुड हैव अ वॉच ऑन दिस स्टॉक, आई फील। ये यहाँ तक तो आ जाएगा, 448 तक, बहुत बड़ी डील नहीं है। 48 के ऊपर निकला तो जल्दी भी जा सकता है, मतलब और ऊपर जा सकता है। मंथली अगर देखें तो मंथली का तो ये है कि पहला स्विंग हाई सबसे ऊंचा ये बना होगा, अब इन स्विंग हाई का कोई मतलब नहीं है। तो ये स्विंग हाई मिलाकर ऐसे ऐसे अगर लाइन मार दें तो वाह भाई वाह। कहते हैं ना वो निफ्टी मेटल को, टाटा स्टील ने तो अच्छा परफॉर्म नहीं करा, सीएनएक्स मेटल में क्या था, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई, सबसे बड़े बड़े स्विंग हाई को मिलाकर, जैसे कहते हैं फादर, बीच बीच के छोटे छोड़ दिए, फादर सन ग्रैंड फादर है ना, उनको छोड़ो, मेजर स्विंग हाई इसको पकड़ो, ये फिर इसके ऊपर ये नहीं होता डायरेक्ट, ये होता तो हम इसे मिलाते। अब सबसे ऊपर वाला मिलाने का फायदा नहीं, क्योंकि तो ऊपर मिलाएंगे तो लाइन और ऊपर चली जाएगी और फिर वहाँ रेजिस्टेंस कम करेंगे कि अभी तो प्राइस यहाँ पर है। तो यहाँ पर अब देखो मंथली चार्ट में हिंडाल्को में क्या हो रहा है, ये कुछ बड़ी बराबरी की कैंडल, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी आ गया। अब इस ब्रेकआउट का दोबारा ब्रेकआउट आएगा तो प्राइस फिर ऊपर जाएगा। तो ये हो गई हमारी हिंडाल्को की एनालिसिस, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा नए स्टॉक्स तो नहीं, बट हाँ एक सेक्टर चेंज कर लेते हैं। आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया आज, आधा घंटा ऑलमोस्ट हो गया। तो निफ्टी
PSU बैंक, सरकारी बैंकों की बात हो रही, प्राइवेट की नहीं, जैसे SBI, कैनरा, इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, सेंट्रल बैंक, महाराष्ट्र बैंक, यूनियन बैंक, फलाना बैंक, ये बैंक, वो बैंक, बहुत बैंक हो गए। इतने बैंक तो चाहिए नहीं, इतने बैंक हैं। मंथली चार्ट पे चलते हैं। कल क्या हुआ, FMCG में मेरी मतलब निफ्टी पर PSU बैंक्स में मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा मूव आया। देखो 2020 के अगर लो देखें तो 1041 था पूरा बैंकिंग इंडेक्स, सरकारी बैंकिंग इंडेक्स। तो पूरा PSU वाला 1058 का इस समय चुनाव तो 100 हो गया, 3.5 गुना हो गया। 100x, 200x, 300x, 350x रिटर्न मिल गया। तो अब यहाँ पे रोक भी होनी चाहिए थोड़ी सी, और रोक क्यों होगी कि अगर सबसे बड़ा स्विंग हाई लूँ और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, मुझे इस चार्ट में थोड़ी गड़बड़ लग रही है, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है थोड़ा मैनिपुलेटेड सा है। एक काम करते हैं, अपनी जगह पे चलते हैं। वो उसका ज़्यादा भरोसेमंद लगता नहीं मुझे, इसलिए हाँ। तो ये इसको छोड़िए, इसको इग्नोर करिए, मैं आपको बिगर पिक्चर दिखाता हूँ। 1 2 3, ये बहुत बड़ी मंथली ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और ये ब्लू लाइन, इसको देखो तो ये मंथली चैनल जैसा एक्ट कर रही है ये। फिर पहली वाली कैंडल पे मैंने ट्रेंड लाइन लगाई और एक्सटेंड करी तो देखा सब मिल रही हैं, पहली वाली भी, ये बाद वाली भी, ये भी, ये भी। यानी ये जो था फेक आउट था, क्यों? क्योंकि इसके नीचे गया और अगली बार में ऊपर भी चला गया, यानी फेक ब्रेकडाउन था। तो ये क्या है, ये है पैरेलल चैनल की तरह थोड़ा बहुत। ये है डिसेंडिंग चैनल या फॉलिंग चैनल, जो क्या है, जिसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया इस मंथली चैनल का, तो इस वक्त पहला टारगेट ये जो है ना, अगर ढंग से हो गया तो इसे आने में देर नहीं लगेगी। और फिर ये जो फाइनल टारगेट है, ये 2023 के आखिर तक या 24 की शुरुआत तक ये हमको मिल सकता है। बट ये ब्रेकआउट अभी आ जाएगा नहीं यार, पहला दूसरा, इन दोनों पॉइंट को मिला के जो ट्रेंड लाइन बनी है, ठीक है, इसको और इसको। तो उसके बाद अगर रेजिस्टेंस लेगा तो पहली बार तो रेजिस्टेंस लेगा, मैंने आपको क्या बताया, दो स्विंग हाई को मिला के ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो ये नेचुरल रेजिस्टेंस था, ये भी एक नेचुरल रेजिस्टेंस है। अब ये एक हमारी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। तो पहली बार आया है और मंथली चार्ट है, तो इस मंथ में तो ऊपर नहीं जाएगा, दूसरे में भी नहीं आएगा, बल्कि मुझे तो लगता है करेक्ट होकर हो सकता है थोड़ा बैक डाउन दे दे, यहाँ से थोड़ा आ जाए इस नीचे तक। इस ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन को भी दिखाऊंगा क्यों मारी है। अगर लाइन चार्ट की बात करें तो देखो ये है ब्लैक वाली लाइन, ये है। एक्चुअल में तो बैंकिंग इंडेक्स ब्रेकआउट दे चुका है लाइन चार्ट के हिसाब से, क्लोजिंग वैल्यू के हिसाब से, चार्ट लाइन चार्ट के हिसाब से इसने ब्रेकआउट दे दिया। बट कहते हैं ना, ब्रेकआउट हुआ बट फंस गए लोग, अब वो वेट करेंगे। फिर उनका जब वेट का बांध टूट जाएगा, फिर उसके बाद वो पोजीशन एग्जिट कर देंगे, फिर मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। तो उन्हें समझ में नहीं आता कि हुआ क्या, हमने तो ब्रेकआउट पे लिया था या क्या करा था। तो रीज़न है कि यहाँ पे आपने ओरिजिनल ब्रेकआउट लिया था, और इस वाले ब्रेकआउट पे आपको डर लगा कि यहाँ फेल हो रहा था, आपने सेल कर दिया, बट आपने ये देखा कि ये ट्रेंड लाइन ढंग से ब्रीच नहीं हो पाई थी, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखना होता है। पेशेंस आपको ये दिलाएगा इसमें, अगर आपकी पोजीशन है किसी प्राइवेट बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ ब्रेकआउट तो हो चुका है। अब दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर देखें तो ब्रेकआउट थोड़ा बाकी है। अब इस ब्रेकआउट को कैसे प्ले करना है, पोजीशन है यहाँ पे बुक कर लो, मैंने अपनी पोजीशन बुक कर ली ऑनेस्टली कल। अब जब रिट्रेसमेंट देगा, नीचे आएगा, तो मैं फिर से बाइंग करूँगा। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, वीकली चार्ट कर लेते हैं, और थोड़ा पास। अब क्या चाहिए मुझे कि इस सिंगल आई से ये जो ट्रेंड लाइन है, हो सकता है इस पे भी सपोर्ट देने आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। बट मैं और एक ट्रेंड मार्क कर लेता हूँ, ये वाली, इसको नाम देते हैं ग्रीन। हो सकता है इस पे भी आ जाए, यहीं पे भी आ सकता है। तो जब तक इसके ऊपर मंथली क्लोज नहीं दे देगा और फिर रीटेस्ट करने नहीं आया, तब तक मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि ऊपर चढ़ के खरीदने में भलाई नहीं है।
मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे चल रहा है, 18,200, 17,900 इसी रेंज में फंसा हुआ है, टाइम काट रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो ये भी हो सकता है रेजिस्टेंस के पास टाइम काटने आया हो, और पहले वन वे में तो नहीं जाएगा जो मुझे लगता है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है ट्रेंड लाइन के लिए। तो ये रेजिस्टेंस नॉर्मल था, ये रेजिस्टेंस नॉर्मल था, उसके बाद जो आया है, तो ये रेजिस्टेंस भी नॉर्मल हो सकता है, बट ये ट्रेंड लाइन पे पहला अटेम्प्ट है, तो पहले अटेम्प्ट में ट्रेंड लाइन नहीं जाती, सबसे बड़ी बात, इसलिए हम इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक आध कोई बैंक दिखाता हूँ। इंडियन बैंक देखते हैं, मैं भी खुद पहली बार देखूंगा ऐसा। हम्म। अब ये देख लो, ये मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा था, टारगेट वन टारगेट टू, ये कितना सही था, ये मैंने आपसे शेयर नहीं करा। ये डिसेंडिंग पैटर्न जैसा था, ट्राइंगल सिमेट्रिक, इसका टारगेट वन ये था, टारगेट वन टारगेट ये था, ये भी अचीव हो गया 201, और टारगेट टू यहाँ पे कहीं था, ये भी अचीव हो गया। ये स्टॉप लॉस, ये ब्रेकआउट, और ये कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। तो आई थिंक मैंने इंडियन बैंक पहले शेयर कराई है, इस पे मेरी जितनी डिटेलिंग लिख रखी है मैंने पहले से। ये है नैरो पैटर्न का, अब ये इतना बड़ा राइज है, अब पता है यहाँ पे थमने की जरूरत इसलिए भी है, अगर आप जुलाई देखो, तो जुलाई में, जून में 140 रुपया था, अभी 240 हो गया। मोटा मोटा देखो तो 50%, हाँ 50, 60, 70% तक का रिटर्न दे दिया प्राइवेट बैंक में, प्लस सरकारी बैंक में, तो और क्या चाहिए भाई। अब थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, रिट्रेसमेंट हो 200, 250, जहाँ पे भी आना है आप, फिर देखते हैं। ठीक है, एसबीआई का चार्ट भी दिखा देता हूँ, एसबीआई की फैन फॉलोइंग भी कम नहीं है। स्टेट बैंक ऑल टाइम हाई पे है, और ये लो, ये टारगेट मेरा पहले से ड्रॉ है, 1250 नहीं, हाँ ये ऑटोमेटिक मेरा टारगेट ड्रॉ है, कैसे, 2020 और 2019, इसका यहाँ नीचे आया, यहाँ से इसका ब्रेकआउट कर रहा है, पहले आया रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने, इस स्विंग हाई का, बट नीचे करेक्शन आया, इसे कह लो रेजिस्टेंस से सेलिंग आई, बट रेजिस्टेंस तो ऊपर था, तो सेलिंग इंटेंस नहीं आई। ठीक है, थोड़ी 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 कैंडल बनी है, फिर एक बार झटके पर डिप लिया, इस ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद रैली देखो कितनी बड़ी हो गई। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा, अगर मैं मंथली चार्ट लगाऊं, तो देखते हो ये ब्रेकआउट के बाद इसने कुछ भी नहीं करा, तो ये मेरे को लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत चला भी जाए, बट अभी टाइम नहीं है इन सबको लेने का, अभी ना डीप करेक्शन 15 से 20% के करेक्शन होंगे, तभी शायद एक दो बार के लिए लिया जा सके, वो भी ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, क्योंकि एनएफ हो गई सरकारी बैंक। ठीक है, तो निफ्टी मेटल हो गया, मेटल का डॉलर्स इंडेक्स से कंपैरिजन बता दिया, मेटल इंडेक्स क्यों बढ़ता है क्यों घटता है ये बता दिया। आने वाले टाइम के लिए एक बात बताना चाहूँगा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आई फील कि होली तक इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। फूड इन्फ्लेशन, लाइक वीट के प्राइस बढ़ गए, आप लोग गेहूँ खाते होंगे, आई मीन आटा खाते होंगे, आटे से बनी चपाती खाते होंगे, उन सबका प्राइस बढ़ चुका है। तो इन्फ्लेशन का प्राइस जब बढ़ रहा है, सॉफ्ट कमोडिटीज़ और ये हार्ड कमोडिटीज़, इन सब का प्राइस बढ़ रहा है, तो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप जरूर होंगे, आज नहीं तो कल मार्केट करेक्शन दिखा देगा तगड़ा, ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग। तो कोई गलत हो भी सकते हैं, बिकॉज भगवान तो नहीं हो, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। मेटल सेक्टर में थोड़ी सी इस जो तेज़ी आएगी वो इसी वजह से आएगी, इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि मेटल्स जब बढ़ेंगे तब असली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो मेटल्स बढ़ेंगे, फिर उसके बाद फूड इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, तो इंडस्ट्रियल की जो रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रीज का कोई भी चीज़ हो, लोहा, इन सब, और एल्यूमिनियम, इन सब चीज़ों से मिलकर मतलब मशीन्स बन रही, कुछ भी है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो ये महंगी हो जाएंगी, खाने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, फिर बचेगा क्या। तो इसलिए टेक केयर। ये थी हमारी आज की एनालिसिस। नेक्स्ट एनालिसिस में अब हम डबल टॉप पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न्स को कंफर्म करेंगे, पढ़ेंगे, एंड तभी इसके बाद आने वाली फर्दर सीरीज में हम लोग वर्क करेंगे। तो आई वुड से